की अंग्रेजी नए वर्ष की शुभकामनाएं। थैंक यू मैम, आपको भी। थैंक यू। नहीं हम लोग हिंदू धर्म का जब आएगा तो फिर मार्च में हम लोग करेंगे। अभी अंग्रेजी नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं तो सबसे पहले शोधार्थियों को ही देखती हूँ, लेकिन संख्या बहुत कम है। इतना ही रहता है और सारे लोग तो दोबारा उसको हड़ताल भी नहीं है, फिर भी आप लोग संख्या आप लोगों की कम है। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा, सुना, देखा, जो हम लोग बातचीत करते आए हैं, तो कुछ तो मैंने भी सुना, कुछ आप लोगों ने भी सुना। तो हम लोग यहाँ पर किस लिए आए? सबसे पहला काम हम लोगों का क्या है? तो हम लोग आए हैं शोध कैसे करेंगे, है ना। इस विषय पर आप लोगों ने अभी तक कोई, मेरा ख्याल है कि आप लोगों ने कुछ विशेष नहीं सीखा है कि शोध करने के लिए हम सीखने तो आए हैं, लेकिन हम सीख नहीं पाए हैं कि हम किस तरह से शोध को करेंगे या शोध है क्या। तो न शोध की दिशा हमारे पास निर्धारित है, न कोई दशा निर्धारित है। शोध है क्या, इस पर पहले हम लोग बातचीत करेंगे कि शोध जो हम लोग कहते हैं तो कैसे करेंगे और शोध है क्या। शोध के लिए कई शब्द आते हैं हमारे सामने, जैसे कि अनुसंधान, है ना। कई परिभाषाएं भी दी गई हैं शोध को लेकर। तो अनुसंधान में, शोध में, और अंग्रेजी शब्द इसके लिए आता है रिसर्च शब्द। हमारे बीच में केवल हिंदी के ही, साहित्य के ही छात्र छात्राएं नहीं हैं, इसमें संगीत के भी छात्र हैं। छात्र तो नहीं है, शायद छात्राएं ही ज़्यादा हैं। तो संगीत को लेकर उसमें भी कैसे हमारे पास शोध होगा, तो इस पर हम लोग विचार करेंगे कि शोध हम लोग करेंगे कैसे। यही मूल रूप से हम यही देखने और सीखने के लिए इस क्लास का एक मकसद भी यही है कि शोध हम कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, इसकी ज़रूरत क्या है ना। तो आधुनिक युग में तो शोध की ज़रूरत आप सब लोग जानते हैं कि बदल गई है। शोध की ज़रूरत केवल डिग्री को लेकर रह गई है कि हम उच्च शिक्षा में जाएं, हम प्रोफेसर बने, हम ये करें, हम वो करें। तो डिग्री हमारे लिए जो हो गई है वह व्यावसायिक रूप की हो गई है। ऐसा नहीं कि हम शोध करेंगे तो हमें कुछ नाम हो जाएगा या कुछ हमारा काम ऐसा होगा, वो हमारे पास वो दृष्टि अभी नहीं है। बोलिए, तो उस दृष्टि से हम कैसे बचेंगे? उस दृष्टि के लिए जो हम लोगों ने देखा, सुना, पहले के ज़माने में जो शोध हुआ करते थे, तो पहले के ज़माने के शोध में और अभी के ज़माने के शोध में, और फिर अभी जो आप लोग जिस दौर से गुजरेंगे उस दौर में शोध क्या है। तो एक आया है कि हम शोध की जांच पड़ताल कर लेंगे कि वो कहीं से रिपीटिशन तो नहीं है। तो रिपीटिशन में भी हमें कितना ये होगा कि हम उसको कितना पकड़ पाते हैं। 3% पकड़ पाएंगे, 10%, 80%, 90% या 100%। पहले जो शोध हुआ करते थे बीच के दौर में, फ्लैप रीडिंग आप सब लोग समझते होंगे, है ना। इधर आ जाइए ना भाई, आप लोग क्यों पीछे बैठे हुए जब संख्या कम है। तो फ्लैप रीडिंग का मतलब हुआ कि हमने शीर्षक बदल दिया जी। किसी भी शोध के लिए विषय का चयन जब हमने किया तो हमने शीर्षक को बदल दिया, बीच में हमने उसी को रिपीट कर दिया, या फिर पन्ना का पन्ना। एक थीसिस हमारे पास जांचने के लिए आई थी, तो उसमें 72 पेज लगभग उसमें रिपीटिशन वाली थी। तो स्मगलिंग हम करें जरूर, लेकिन स्मगलिंग में अगर हम पकड़े जाएंगे तब तो हम चोर कहलाएंगे। तो साहित्य में भी वही है, चाहे वो संगीत की साधना हो या फिर हमारे इसमें साहित्य में जो, या समाज विज्ञान में जो भी हो, तो उसमें जब अगर हम स्मगलिंग करेंगे और पकड़े जाएंगे तो हमारी सारी होशियारी जो है सो बेकार है। तो शोध हम किसको करते हैं? तो 1955 में शोध के लिए एक परिभाषा दी गई थी। जेम्स ड्रेवर ने कहा था कि किसी भी ज्ञान के किसी भी क्षेत्र में, ज्ञान के किसी भी क्षेत्र में, या फिर पुराने ज्ञान के, जो हमारा पुराना ज्ञान है, पुराने ज्ञान के पुष्टिकरण के लिए किया गया व्यवस्थित प्रयास ही शोध कहलाता है। समझ गए? तो कोई ज्ञान हमारे पास जो है, या फिर हमने किसी बुजुर्ग से, किसी पूर्वज से, या किसी और अन्य विद्वानों के द्वारा जो वो परिभाषा दी गई है, या कोई खोज करके चीज़ लाई गई है, उस चीज़ को हम किस तरह से व्यवस्थित प्रयास हम करें ताकि वो हम हमारे सामने एक नए रूप में, एक नए स्वरूप में हमारे सामने वो चीज़ आए, नई चीज़ आए। ये नहीं है कि हम अनु कहते हैं पीछे को। अनुसंधान, शोध शब्द का के लिए एक शब्द और पर्यायवाची है अनुसंधान, ठीक है। तो अनु कहते हैं किसको? पीछे। और संधान कहते हैं दिशा को।
तो अनुसंधान का मतलब हुआ कि किसी लक्ष्य को हम सामने रखकर उसके पीछे से उन सारी चीज़ों को हम लाएं। लिख लीजिएगा, आप पहले सुन लीजिए, अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, मैं लिखवा भी दूंगी, आप घबराइए नहीं। तो जो हम अपने सामने जो चीज़ हमारे सामने जो व्यवस्थित रूप में आए, एक के बाद एक क्रमवार तरह से अगर हमारे पास चीज़ें आएंगी, तब उन चीज़ों को हम शोध की दृष्टि से देखेंगे, अनुसंधान की दृष्टि से देखेंगे। आप लोग क्या हैं, रिसर्च स्कॉलर जिसको कहते हैं, मतलब ऐसे विद्वान जो शोध करता है। विद्वान हैं, लेकिन अभी आप में वह विद्वत्ता नहीं आई है कि आप शोध करता आप बन रहे हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, और उसमें नई चीज़ ऐसी लाएंगे जिसको हम उसको शोधकर्ता के बाद हम शोधकर्त्री के रूप में जो है सो हम प्रतिष्ठित होंगे, शोधार्थी हैं, उसमें हम एक नई चीज़ को लाकर प्रतिष्ठित होंगे और विद्वान कहलाएंगे, है ना। कि इसने इस नई चीज़ को दिया। जैसे चिकित्सा विज्ञान में आप देख लीजिए कि कोरोना का हल्ला हुआ, लेकिन फिर लोग लगे, क्या लगे, तो एक ऐसे वायरस का निर्माण कीजिए कि वो डेड बॉडी में हो और उसको फिर से लोगों के शरीर में डाल दिया गया। आप सब लोगों ने शायद सुई ली होगी, मुझे छोड़कर, मैं अलग हूँ, अभी तक मैंने सुई नहीं ली है। तो वो कोरोना में भी लोगों ने शोध किया होगा कि क्या हम ऐसे कर रहे हैं कि यह वायरस मिट जाए और इस वायरस की जगह पर हम सुई देकर लोगों को सुरक्षित कर दें। इसी तरह से आप अंग्रेज चिकित्सा विज्ञान में जब आप देखेंगे तो एक शोध हुआ था बहुत पहले जब हुआ करता था तो लोग कहते थे कि अभी भी आप लोग सुनते होंगे कि फलाना आदमी कोमा में चला गया। कोमा का मतलब वो अचेतना अवस्था में चला गया। तो कभी कभी कोमा में होता था कि मस्तिष्क उसका डेड हो गया और शरीर उसका चालू है। सुना होगा आपने कि मस्तिष्क उसका, और हमारा पूरा शरीर कहाँ से संचालित होता है, मस्तिष्क से। अगर हमारा मस्तिष्क क्रियान्वित नहीं रहेगा तो हम न कुछ समझ पाएंगे, न कुछ सोच पाएंगे, न कोई दिशा मिलेगी हमें, न कहीं पर हम कुछ कर पाएंगे। तो उस स्थिति में क्या हुआ कि कोमा में मस्तिष्क जब डेड हो जाता था तो लोग घबरा गए, क्योंकि उस समय हमारे पास कोई शोध नहीं था, डॉक्टरों ने कोई शोध नहीं किया था, तो उसको ले जाकर जला दिया करते थे। मतलब कि आधा शरीर उसका जिंदा है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि हृदय के द्वारा ही पूरे शरीर में ब्लड जाता है। तो हृदय धड़क रहा है लेकिन मस्तिष्क हमारा डेड हो चुका है, मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है, तो इसलिए वो कोमा में चला जाता था, क्योंकि वह निर्देश नहीं दे पा रहा है शरीर को आप कैसे कीजिएगा, लेकिन ब्लड फ्लो तो हो रहा है आपको। तो जब ब्लड का फ्लो पूरे शरीर में हो रहा है, इसका मतलब उसके अंग जीवित हैं। तो अब कुछ लोगों ने मनाना शुरू किया। ये चिकित्सा विज्ञान की बात, मैं शोध की बात बता रही हूँ कि कैसे शोध होता है। तो उन्होंने कहा कि इसका जब आधा ऑर्गन इसका सही है तो परिजनों को मनाओ, डॉक्टरों ने, ये पाश्चात्य विधि बता रही है, तो परिजनों को मनाओ और इनके अंगों को जो सुरक्षित हैं इनको निकाल कर रख लिया जाए, तो इससे दूसरे किसी को अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको हम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रक्रिया चली। दूसरी प्रक्रिया फिर आई कि एक और अंग्रेज वैज्ञानिक ने सोचा, उसका नाम ह्यूजर्स था, तो उसने सोचा कि अगर किसी व्यक्ति को करंट से वो मरता है, बिजली का करंट हो या फिर आकाशीय बिजली गिरे, तो करंट लग जाने से अगर वो डेड हो जाता है, मृत अवस्था में चला जाता है, तो फिर करंट लगा देने से ही वह जीवित भी हो सकता है। अच्छा। जिसको कोरियोग्राफी के नाम से अभी एक जो आप देखते होंगे, कभी कभी देखने का मौका मिलता होगा, प्रेशर देता है आयरन की तरह, तो वो बिजली का शॉक लगाने के लिए उसने खोज की। और सोचिए कि उसने जो एक उसके सामने एक दृष्टि आई कि हम क्या करेंगे ताकि हमारी चीज लोगों के सामने आएगी तो क्या होगा। तो करंट लग जाने से व्यक्ति मृत हो जाता है, काला पड़ जाता है। उसी करंट को उसने उसको जीवित करने का माध्यम बना लिया। यह सक्सेसफुल हो भी जाता है, किसी परिस्थिति में नहीं भी होता है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस रहते हैं कि अगर अच्छी व्यवस्था होती है और उसका जो टेक्नीशियन होता है अगर अच्छी तरह से डॉक्टर उसको दें तो वो जीवित हो सकता है। तो शोध ऐसे होता है। टीबी की बीमारी चली थी बहुत पहले, लोग बचने की कोई उसमें गुंजाइश नहीं होती थी। टीबी हुई मतलब वो चले ही जाना है उसको, ये तय होता था पहले जमाने में। एक वैज्ञानिक आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा कि हमेशा मिट्टी को ये करता रहता था,
हाथ से कोड़ता रहता था, खोजता रहता था। लोग कहते थे कि पागल हो गया है, ये हमेशा मिट्टी में ही क्यों रहता है। लेकिन उसमें मिट्टी को कोड़ते कोड़ते, मिट्टी को खोदते खोदते उसने एक ऐसी चीज़ बना ली, एक ऐसी दवा बना ली जो हमारी टीबी की दवा में राजयक्ष्मा जिसको कहते थे, राज रोग, उसमें वह दवा काम आई और उस तरह से लोग जीवित हो गए। अब आइए, ये तो हो गई आपको चिकित्सा विज्ञान में कि, तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि हम किसी भी चीज़ में अगर शोध करने जाते हैं, चाहे वह साहित्य हो, समाज विज्ञान हो या फिर हमारा संगीत शास्त्र हो, कुछ भी हो, तो हम ऐसी चीज़ को सामने लाएं जिस पर कोई काम नहीं हुआ है और पूरी ईमानदारी से करें। ईमानदारी से करने का भी मेरा फिर एक तात्पर्य है कि ईमानदारी में जैसे मेरा ख्याल है कि ये संगीत शास्त्र में भी नाट्य शास्त्र पढ़ना होगा, है ना, कि नहीं पढ़ना है। और हिंदी साहित्य में भी नाट्य शास्त्र की चर्चा होती है, पढ़ते हैं लोग। तो नाट्य शास्त्र में अभिनव गुप्त का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा। उन्होंने एक जगह लिखा है कि अगर उसमें देखिए ईमानदारी उन्होंने बरती है, अगर उन्होंने किसी लक्षण ग्रंथ को नहीं पढ़ा है तो उन्होंने वहाँ पर कोट किया है कि मैंने उस लक्षण ग्रंथ को पढ़ा नहीं है, मैंने फलाने आचार्य ने ऐसा कहा इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। समझ रहे हैं ना? तो मतलब अगर हम शोध करने चलें किसी विषय पर, तो अगर हमने किसी भी कारण से, अगर हमने मूल पुस्तक को नहीं पढ़ा है, उस पर कोई कमेंट हमने पढ़ा है, तो हम वहाँ पर ईमानदारी से उसको दर्ज कर दें कि हमने इस किताब को नहीं देखा है, मूल रूप में हमने नहीं जाना है, हम मूल रूप में नहीं जानते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा इसलिए मैं इसको यहाँ पे रख रही हूँ इस चीज़ को। तो एक ईमानदारी की बात आती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमने यह मन में बना लिया कि जब हम शोध करने चलेंगे तो लोगों ने जो कहा कोटेशन, दूसरे ने जो कहा, हमने मूल किताब से हम लोगों को कोई तात्पर्य नहीं है। किताब पढ़ना ही लगता है लोग भूल चुके हैं, मैं भी भूल चुकी हूँ। तो किताब पढ़ें और मूल रूप से पढ़ें, और मूल रूप से भी पढ़ने का मतलब है कि मान लीजिए कि आपके बारे में अगर चर्चा करनी हो, आपके बारे में अगर चर्चा करनी हो, तो हम केवल यही नहीं कहेंगे कि हमारी भाषा जो हिंदी है वह हिंदी में ही हमें यह चीज़ उपलब्ध होगी। यह तेलुगु में भी हो सकती है, मराठी में भी हो सकती है, या बंगाली भाषा में भी हो सकती है, या अंग्रेजी में भी हो सकती है। तो इन सारी भाषाओं का ज्ञान अगर हमारे पास नहीं होगा तो हम नई चीज़ को लाने में असमर्थ होंगे, हम केवल हिंदी में ही सिमट के रह जाएंगे। या फिर संस्कृत भाषा को अगर हम नहीं समझेंगे, तो जैसे गीत गोविंद की चर्चा कीजिए आप, तो उसमें या संस्कृत का जो श्लोक आता है, या अभिनव गुप्त हो, भरत मुनि हो, या जितने भी श्लोक हमारे ग्रंथों में कहे गए हैं, उनका अर्थ अगर हम नहीं समझेंगे, तो भाषा का ज्ञान तो अपेक्षित है कि भाषा का ज्ञान जब हमारे पास होगा तो भाषा के ज्ञान से ही हम किसी चीज़ को सामने लाने में समर्थ हो पाएंगे। चाहे वह एक भाषा का ज्ञान अगर हमारे पास होगा तो हम उन चीज़ों को नहीं ला पाएंगे। तो हम जब किसी चीज़ के लिए कोई काम करें तो हमें भाषा का अपेक्षित ज्ञान, एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, ताकि हम कह सकें कि निराला के बारे में हिंदी में ऐसा कहा गया है, जयशंकर प्रसाद के लिए हिंदी में ऐसे कहा गया है, या फिर विद्यापति के लिए हिंदी में ऐसे है, मैथिली में ऐसे है, और फिर संस्कृत में ऐसे है, जयदेव के लिए कहा जाए तो संस्कृत में ऐसे है। ये मतलब जब तक हमको सारी भाषाओं का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम उसमें नहीं कह सकते। ज़्यादा नहीं तो कम से कम 3-4 भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए, है ना। तो एक ईमानदारी हुई। दूसरा हुआ कि हमारे पास भाषा का ज्ञान हो जाए, है ना। तो शोध, आप तो देर से आए इसलिए शोध क्या है ये तो आप समझिएगा नहीं। शोध कहते तो एक सिंपल सी परिभाषा आप सुन लीजिए कि शोध किसी ज्ञान की किसी भी दिशा में, समझ गया ना, ज्ञान की किसी भी दिशा में व्यवस्थित किया गया प्रयास, चाहे पुराने ज्ञान को हम पुष्टिकरण के लिए करें या फिर नए ज्ञान को प्रतिष्ठापित करने के लिए करें, उसी को शोध कहते हैं। और शोध है अनुसंधान है। अनुसंधान पीछे रहता है, अनुशब्द और संधान, किसी लक्ष्य को सामने में रखकर किया गया प्रयास ही अनुसंधान कहलाता है। अंग्रेजी में हम इसको रिसर्च कहते हैं। आप सब लोग रिसर्च स्कॉलर हैं, यही हम लोगों के बातचीत का ये संक्षेपण था। तो आगे हम शोध के क्षेत्र को कैसे कैसे करेंगे, तो एक शोध चक्र हम बनाएंगे। बोर्ड तो नहीं है, तो शोध चक्र हम कैसे बनाएंगे,
तो पहला ध्यान दीजिएगा, सभी लोग संगीत के हों या फिर ये साहित्य के हों या फिर किसी भी विषय के हों, शोध का जो चक्र होता है सबसे पहला उसका धर्म होता है क्या, बताइए आप लोग। शोध का सबसे पहला चक्र होता है रीड, मतलब पढ़ना, पढ़ने की ललक जगाना, पढ़ने की लालसा होना, पढ़ने की उत्सुकता होना। हम जितना अधिक पढ़ेंगे किसी चीज को, हम उतना ही उसमें डूबते चले जाएंगे, और जब डूबेंगे तभी तो हमको कुछ मिलेगा। तंत्री नाद कवित रस सरस राग रति रंग, अनबूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सब अंग। तो डूबना, जो डूबता है, चाहे वह साहित्य का अवगाहन हो, संगीत का अवगाहन हो, जो डूबता है मतलब उसमें गहरे बैठता है, उसी को मोती और माणिक्य मिलते हैं। नहीं जाएंगे उसमें तो हमें कुछ हासिल नहीं होगा। तो सबसे पहला धर्म है कि हम रीड करें, पढ़ाई करें, और ऐसा नहीं कि एक पन्ना पढ़ के हम चल दिए, उसके लिए एकाग्रता की भी जरूरत होती है। तो आदमी पढ़ाई करने के बाद उसमें से मोती माणिक्य जब चुनेंगे तो पढ़ाई के बाद आपके मन में एक आइडिया आएगा, विचार उत्पन्न होगा। कुछ भी आप पढ़िए, चाहे वो उपन्यास पढ़िए, आप कहानी पढ़िए, काव्य पढ़िए, कुछ भी पढ़ लीजिए, नाटक पढ़ लीजिए। तो जब पढ़ाई करने के बाद उसके प्रति, उस पुस्तक के प्रति या फिर उस लेखक के प्रति या फिर उस अवधारणा के प्रति जो उसमें डाली गई है, उस अवधारणा के प्रति हमारे मन में एक विचार उत्पन्न होगा। आइडिया जिसको आप लोग कहते हैं, वह आइडिया उत्पन्न होगा। उस आइडिया को हम फिर क्या करेंगे, पढ़ाई हमने कर ली, दूसरा हमारे पास आइडिया भी आ गया। तो आइडिया तो आ गया, मान लीजिए कि हमने सरोज स्मृति पढ़ी, सबने नाम सुना होगा, निराला की कविता है सरोज स्मृति। तो सरोज स्मृति जब हमने पढ़ी कविता, उस कविता में हमें क्या नया मिला? आप सब कहेंगे कि शोक गीत है, निराला ने अपनी पुत्री के लिए लिखा। हम कहेंगे कि शोक गीत तो है, ये सब लोग एक आम दृष्टि, जो साधारण दृष्टि उसमें मिलेगी, आप सब लोग ज़्यादातर हिंदी के हैं, तो उसमें एक शोक गीत के रूप में उसकी अवधारणा की गई है, निराला ने उसमें कहा। फिर लेकिन मुझे लगता है, मैं अपनी बात कर रही हूँ, कि मुझे लगता है कि अगर उस कविता को हम नए सिरे से अगर पढ़ेंगे तो उसमें एक शब्द आया है कुलांगार, या बहुत सारी ऐसी स्थितियां आई हैं जिसमें वो सामाजिक स्थिति का चित्रण आता है। तो उस पर भी एक दृष्टि डालने की जरूरत है कि हम अपने विचार को पल्लवित करें, अपने आइडियाज को पुष्पित करें, कि और ज़्यादा फैलाव दें, कि आखिर हम केवल उसको शोक गीत ही क्यों मान लेंगे। उसमें निराला ने और क्या कहने की चेष्टा की है, तो सामाजिक कुरीतियों पर भी प्रहार है उसमें, है कि नहीं है, और किसी जाति विशेष की तरफ भी इंगित है कि आप उसमें ऐसा न करें। तो इन विचारों को हम कितना आगे ले जाएंगे, उस धारणा को एक नई चीज बनाकर हम पेश करेंगे। जैसे स्मगलर लोग करते हैं ना, सोने का बिस्कुट, सोने की असरफी लेकर उसको क्या करते हैं, आता जो है आयातित होकर आता है, तो क्या करते हैं उसको, क्या कंगन में बना देंगे, मंगलसूत्र में बना देंगे, चूड़ामणि में बना देंगे, नेकलेस या नवलखा हार, जो भी उसका नाम कह लीजिए, अंगूठी, कंगन, कान, ये वो फलाना, जितने भी आभूषण कहे गए हैं, तो उसमें गढ़ के बना देते हैं। आपको पता चला कि यह सर्फी से बना हुआ है या फिर ये बिस्कुट से बना हुआ है, लेकिन है वह सोना, है ना। तो मूल रूप में वो सोना ही है, मूल रूप में आपकी कविता, आपके कवि वही है, लेकिन उसको आप किस ढंग से नए रूप में उसकी नई चीज खोजे, वही आपका विचार है, वही आपका आइडिया है, और वही आपकी नई चीज होगी। चीज वही रहेगी, हाँ, एक नया लोगों के सामने आएगा। लेकिन वो जब आप नई चीज, मैंने एक उदाहरण दिया है कि वो नई चीज जब आपके सामने आएगी, वही आपने उसको खोजा। हिंदी में खोजने के लिए और है क्या, हिंदी में खोजने के लिए तो और कुछ है नहीं जो आप खोजने जाएंगे। अब एक और कविता का मैं उदाहरण आपको देती हूँ कि एक कवि ने लिखा कि हमारी आंखों में मोतियाबिंद है। कविता की पंक्ति पढ़ रही हूँ कि हमारी आंखों में मायोपिया है, हमारी आंखों में मोतियाबिंद है, लेकिन हम ऑपरेशन नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे, उसका भी जवाब उन्होंने अपनी ही कविता में दिया है कि वो फिर आगे कहते हैं कि ऑपरेशन नहीं कराएंगे, हमारे पुरखे भीमकाय थे, हमारे पूर्वज भीमकाय थे, मतलब वो अपनी पीढ़ी के बारे में कह रहे थे। लेकिन मेरी आंख, अब मोतियाबिंद तो एक बीमारी है, मायोपिया भी बीमारी है, लेकिन हम ऑपरेशन नहीं कराएंगे। उनको, समाज को
हमारी नजरों के दायरे में सिमट कर देखना होगा। उन्हीं का कहना है, कवि का कहना है कि समाज को हमारी नजरों के दायरे में सिमट कर देखना होगा। अब वो क्या कहना चाह रहे हैं वहां पर? ये तो बेवकूफी वाली पंक्तियां लग रही है ना, एक ऊपरी तौर से अगर आप देखेंगे, लेकिन गौर कीजिए तो उनका कहना है, अब देखिए रेटिना एकदम छोटा है, अब दुनिया बहुत बड़ी है ना। तो दुनिया अभी के ग्लोबल समय में आप कह सकते हैं कि दुनिया बहुत छोटी हो गई है, सब लोग एक दूसरे से जुड़ गए हैं। तो इसको जो अभी हम लोग जो कह रहे हैं कि क्या डिसिप्लिनरी, मतलब ये क्या सांस्कृतिकता जो है वह सब मिलकर एक हो गई है। तो उस दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या है, कहता है कवि कि दुनिया को हमारी नज़र के दायरे में सिमट कर देखना होगा। तो नज़र कितनी छोटी होती है, इतनी छोटी है ना। तभी तो दो आंखों की जरूरत पड़ती है व्यक्ति को, कि दोनों से जो हमारा इमेज बनता है, उन दोनों आंखों को लेकर हम किसी चीज़ को देखते हैं। अब इतनी में पूरी दुनिया, अगर चाहे उनके पुरखे बहुत ज़्यादा विद्वान हों, बहुत ज़्यादा ये हों, लेकिन वो उसको नकार रहा है। पुरानी पीढ़ी को, पुराने पुरखों को नकार कर वो कभी आगे कह रहा है। यहाँ पर किस चीज़ की खोज है? अस्तित्व की, स्वयं की खोज है, मैं की खोज है कि मैं क्या हूँ। और जो मैं हूँ, तुम बहुत बड़े आदमी हो तो, लेकिन मैं जो हूँ तो हमारी नज़र के दायरे में मैं बहुत ही छोटा आदमी हूँ, रेटिना की तरह। तो नज़र के दायरे में आओ, तब तुम मुझे समझ पाओगे कि मैं क्या हूँ। बात आई समझ में? तो इस तरह से उस नज़र के दायरे में जो आई हुई छोटी सी चीज़ है अस्तित्ववाद साहित्य में, उसको आप अगर खोजेंगे, इस तरह की कहाँ कहाँ अस्तित्व आया है, अस्तित्व की तलाश है, लेकिन कहाँ कहाँ है। तो कविता के लिए एक आपको नई दृष्टि मिल सकती है कि अस्तित्ववाद की खोज किन किन कवियों में, कौन कौन सी पंक्तियों में है, फिर अंग्रेजी में क्या है, फिर हिंदी में क्या है, फिर संस्कृत में क्या है। तो इस तरह की चीज़ों को मिलाकर फिर आपका क्या दृष्टिकोण है, उसको जब हम लाएंगे तब वह शोध की दृष्टि से एक नई चीज़ कही जाएगी। ये तो हुई हिंदी की बात, उदाहरण से बात समझ में आ गई होगी मेरा ख्याल है। अब आए हम संगीत की तरफ, क्योंकि हमारे पास दोनों बच्चे हैं, तो दोनों की तरफ कर। संस्कृत में अभी तो आपको सरस्वती पूजा का समय आ रहा है, मैं एक उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करती हूँ। हो सकता है भाई कि मैं गलत हूँ, इसलिए कि वो मेरा उतना बड़ा विषय नहीं है, फिर भी मैं